हेलो एवरीवन, मैथ फिलामेंट यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12th का जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र, उसी को हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। इसके पहले एक लेक्चर हमने आपको क्लास 12th के केमिस्ट्री का जो पढ़ा चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि केमिस्ट्री जो क्लास 12th की केमिस्ट्री है उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, उसका पाठ्यक्रम और सिलेबस क्या है। तो सबसे उसका पाठ्यक्रम जो हमने 16 टॉपिक्स में आपको पूरे पाठ्यक्रम को बांट दिया था, उस पूरे पाठ्यक्रम को हम लोग इसी यूट्यूब चैनल पे एकदम लाइन बाय लाइन सिस्टमेटिकली पढ़ेंगे और बिल्कुल बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इतना अच्छे से पढ़ेंगे और बिल्कुल जीरो से हमने स्टार्ट किया है, बिल्कुल बहुत ही जीरो से। मतलब आपको अगर केमिस्ट्री बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है और आप केमिस्ट्री को पहली बार पढ़ रहे हैं, आपने इससे पहले कभी केमिस्ट्री छुआ तक नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, ठीक है ना। तो उस वाले वीडियो में जो सबसे पहला लेक्चर है, अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है मैथ फिलामेंट पर, आप जाके उस चैनल में जाके क्लास 12th केमिस्ट्री का एक नाम से प्लेलिस्ट बन गया है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे वीडियो को एकदम शुरू से देखेंगे, ठीक है ना। शुरू से देखेंगे और मेरे साथ बैठ के आप कॉपी कलम लेकर बैठेंगे, ऐसे हवाई में नहीं पढ़ना है, मेरे साथ साथ लिखते हुए चलेंगे, क्योंकि मैं आपको पूरा यहाँ पे लिखाते हुए चलूंगा, एक एक चीज लिखाऊंगा मैं आपको बोर्ड पे, ठीक है ना। एक एक चीज अब मैं आपको लिखाते हुए और समझाते हुए चलूंगा। तो बिल्कुल कॉपी कलम उठा लीजिए। तो शुरू करते हैं आज कक्षा 12वीं की जो रसायन शास्त्र है, जिसमें हम लोगों ने स्टार्ट किया था बिलियन, है ना, बिलियन जिसे हम सोल्यूशन भी कहते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि बिलियन इन सोल्यूशन का मतलब क्या होता है। तो बिलियन कुछ नहीं, एक समांगी मिश्रण है, होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर किसे कहते हैं या समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? जब हम दो पदार्थों को आपस में मिला देते हैं, जब दो पदार्थों को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद जो नया पदार्थ बनता है, उसके अवयव, उसके घटक, है ना, उसके अवयव, उसके घटक, उसके कंपोनेंट को आप अलग अलग पहचान नहीं कर पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं, ठीक है ना। बिलियन इस मिश्रण अगर आपको नहीं समझ में आया तो मिश्रण किसे कहते हैं? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप मिलाते हैं और उसका भौतिक संयोजन करते हैं, मतलब कि ऐसा मिलाते हैं कि उसका भौतिकली संयोजन करते हैं, फिजिकल कॉम्बिनेशन आप जब करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं, ठीक है ना। अगर रासायनिक संयोजन कर देंगे तो वो यौगिक कहलाएगा, ठीक है ना। जब किसी भी पदार्थ को आप, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आप भौतिक संयोजन से मिलाते हैं तो उसे हम बिलियन कहते हैं। अगर रासायनिक संयोजन से मिलाते हैं तो उसे हम यौगिक कहते हैं, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था कि बिलियन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण कहने का मतलब होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को आपस में मिलाया जाता है तो उसके अवयव को, उसके कंपोनेंट को आप अलग अलग पहचान नहीं कर पाते हैं। लेकिन विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जब दो या दो से अधिक अवयव को आपस में मिलाते हैं और मिलाने के बाद आप उसको अलग अलग पहचान कर पाते हैं, या उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वितरण है, अवयवों का वितरण एक समान नहीं होता है, उसे हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे पानी में अगर आपने नमक घोल दिया, पानी में चीनी घोल दिया, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पानी में पेंट को घोल देते हैं, तो ये सब क्या है? बिलियन है। हवा, वायु एक बिलियन है। अधिकतर सिक्के क्या होते हैं? कि बिलियन होते हैं। लेकिन अगर मान के चलिए पानी में आपने चावल घोल दिया, पानी में दाल घोल दिया, बिना बनाए, तापमान की बात नहीं करें, तापमान फिक्स है, तापमान को नहीं हमने बढ़ाया, तापमान में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए पानी में आपने बालू घोल दिया, पानी में रेत को घोल दिया, तो इस तरह के बिलियन विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे, जो हमारा आज का जो क्लास होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ बिलियन के प्रकार। तो सबसे पहले हमारा जो बिलियन के प्रकार में हम स्टार्ट करेंगे, घटकों की संख्या के आधार पर, हेडिंग लगाएंगे, आप लोग मेरे साथ लगाइएगा, घटकों की संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, घटकों की संख्या के आधार पर, आधार पर बिलियन के प्रकार, घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार। तो अपने कॉपी में आप लोग इसको हेडिंग लगाएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन के प्रकार, यानी घटक, कितने घटक, घटक का मतलब होता है कंपोनेंट, इसको हम इंग्लिश में लिखेंगे टाइप ऑन द बेसिस ऑफ, टाइप्स ऑफ बिलियन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो हेडिंग क्या होगा? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, बिलियन को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो ये हमारा हो गया आज के क्लास का पहला हेडिंग। सबसे पहले हम लोग घटकों की संख्या पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं इसको पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे विलेयता,
और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हेनरी का नियम। ये आज हम 3 टॉपिक्स को इस क्लास में खत्म करेंगे। तो उम्मीद है कि आप बिल्कुल कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और मेरे साथ आप समझते चलिए और लिखते भी चलिए, ठीक है ना। घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन होते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहला जो बिलियन होता है उसको हम कहते हैं द्विअंगी बिलियन। क्या कहते हैं उसे? द्विअंगी बिलियन। द्विअंगी बिलियन, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, इंग्लिश में कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। तो घटकों की संख्या के आधार पर एक बिलियन हो गया जिसको हम कहते हैं द्विअंगी बिलियन। और दूसरा जो बिलियन है उसको हम कहते हैं त्रिअंगी बिलियन। त्रिअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन, त्रिअंगी बिलियन, ठीक है ना। तो त्रिअंगी बिलियन को हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन, टर्नरी सॉल्यूशन। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसको जवाब दीजिएगा कि घटकों की संख्या के आधार पर बिलियन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला बिलियन है द्विअंगी बिलियन, जिसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और दूसरा बिलियन है टर्नरी बिलियन, जिसको हम कहते हैं त्रिअंगी सॉल्यूशन। अब जो द्विअंगी बिलियन है, आप इसमें ध्यान से देखेंगे, द्वि मतलब होता है 2, अंग मतलब होता है अंग, यानी वैसा बिलियन जिसमें कंपोनेंटों की संख्या, जिसमें अवयवों की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। यानी इसमें जो अवयव होंगे, अवयव, तो अवयव को हम कहते हैं घटक। घटक क्या कहते हैं? घटक, या इंग्लिश में हम कहते हैं कॉम्पोनेंट। क्या कहते हैं? कॉम्पोनेंट। तो इसमें कंपोनेंट्स की जो संख्या होगी, की संख्या, कंपोनेंट की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, ठीक है ना। तो जिस बिलियन में अवयव, घटक या कंपोनेंट की संख्या 2 होती है उसे हम कहते हैं द्विअंगी बिलियन। लेकिन अगर किसी बिलियन में अवयव या घटक, या हम कहते हैं कंपोनेंट, क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स की संख्या अगर 3 हो जाती है, कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है, तो उसे हम कहते हैं त्रिअंगी बिलियन। किसे क्या कहते हैं? उसे त्रिअंगी बिलियन। अब आइए इसको एक लाइव एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। लाइव एग्जांपल नहीं, मतलब एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, एक हमने कंटेनर, एक बर्तन ले लिया, ठीक है। एक बर्तन हमने लिया, ये बर्तन हमने लिया है जिसमें हमारा यहां तक, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, यहां तक हमने पानी को भर दिया। इसमें क्या भर दिया? पानी को भर दिया। ये हमारा पानी है। जब हमने इसमें पानी भरा तो ये हमारा हो गया H2O। क्या हो गया? H2O, जिसे हम कहते हैं जल। क्या कहते हैं? जल। ये हमने पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद अब हमने क्या किया? इसमें नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक, जिसको हम कहते हैं नमक, जिसका सूत्र होता है NaCl। तो एक बात बताइए, आप इस बिलियन, ये जो बिलियन आपको तैयार मिल रहा है, इस बिलियन में कंपोनेंट कितने हैं? तो आप बोलेंगे 2 कंपोनेंट है, 2 घटक है, 2 अवयव है, एक है नमक और एक होता है H2O। यानी हम ये कह सकते हैं कि H2O प्लस NaCl का जो घोल होगा, H2O प्लस NaCl का जो घोल होगा, वो क्या होगा? द्विअंगी बिलियन होगा। लेकिन अब ध्यान समझिए, यहाँ पे मान के चलिए कि हमने एक बर्तन लिया, ठीक है ना। एक बर्तन हमने लिया, ये आपका बर्तन हो गया। इस बर्तन में हमने क्या किया? यहां तक हमने भर दिया पानी को, पानी भर दिया, ठीक है ना। पानी भरा, ये हमारा क्या है? H2O है। ये क्या है? H2O, जिसको हम कहते हैं जल, ठीक है ना। अब इस जल में हमने नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक। हमने डाला है नमक, NaCl, ये हमारा नमक हो गया। फिर हमने क्या डाल दिया? इसमें चीनी भी डाल दिया। क्या डाल दिया? चीनी, जिसका फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। तो एक बताइए, ये जो बिलियन आपका तैयार हुआ है, इस बिलियन में आपके कितने कंपोनेंट है? तो आपका जवाब होगा कि 3 कंपोनेंट है, एक जल है, एक नमक है और एक चीनी है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं H2O यानी जल प्लस NaCl यानी नमक प्लस C12H22 और O11 का जो घोल है, वो कैसा घोल है? वो कैसा बिलियन है? वो बिलियन आपका त्रिअंगी बिलियन है। तो
बहुत ही मतलब छोटी सी बात हमने आपको बताया है कि द्विअंगी और त्रिअंगी विलयन में क्या अंतर है। तो घटकों की संख्या के आधार पे हमने विलयन को बांटा है दो भागों में। एक भाग हो गया द्विअंगी विलयन जिसको हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, दूसरा भाग हो गया त्रिअंगी विलयन जिसको हम कहते हैं टर्नरी सॉल्यूशन। त्रि मने होता है तीन और अंग मने होता है अन, यानी वैसा विलयन जिसके कितने अंग हो, तीन अंग हो, जिसमें अवयव और घटकों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तीन होनी चाहिए। और वैसा विलयन जिसमें घटकों की संख्या केवल और केवल दो हो उसे हम कहते हैं बाइनरी सॉल्यूशन यानी द्विअंगी विलयन। तो ये था आपका ये वाला घटकों की संख्या के आधार पर विलयन के प्रकार। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं विलेयता। सबसे पहले आप इसको नोट करेंगे या स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अगला हेडिंग जो हमारा है, हेडिंग जो हम आपको लगाने जा रहे हैं वो हेडिंग है आपका विलेयता। आखिर विलेयता क्या होती है, ये विलेयता क्या चीज है जिसको हमको पढ़ना बहुत ही जरूरी है। और इस वाले टॉपिक में विलेयता का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। विलेयता, विलेयता जिसको हम कहते हैं सोलुबिलिटी, क्या कहते हैं, सोलुबिलिटी। तो हेडिंग लगाएंगे आप लोग, मेरे साथ हेडिंग लगाइएगा आप लोग विलेयता, साथ हेडिंग लगाएंगे विलेयता। हेडिंग लगाइए विलेयता, विलेयता इंग्लिश में कहते हैं सोलुबिलिटी, 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 है ना। समझने की कोशिश करेंगे विलेयता क्या होता है। देखिए मान के चलते हैं एक हमने बिलियन ले लिया, ठीक है ना, एक बिलियन हमने लिया, ये हमारा बिलियन है। परिभाषा लिखेंगे पहले समझ लेते हैं, ये हमारा बिलियन है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, बिलियन है। इस बिलियन में हमने क्या किया, पानी ले लिया है, क्या ले लिया है, पानी, पानी हमारा है यहाँ पे। हमने लिया है H2O, क्या लिया है, H2O यानी जल, ठीक है, जल हमने ले लिया। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं इस जल में आप कितनी मात्रा, यानी हम मिलाना चाह रहे हैं नमक, क्या मिलाना चाह रहे हैं, हम इसमें मिलाना चाह रहे हैं नमक, नमक जिसको हम कहेंगे NaCl, NaCl। तो हमने क्या किया कि जल ले लिया और जल में हम नमक को घोलना चाह रहे हैं। हमारा ये टारगेट क्या है कि हम इस वाले जल में, जैसे मान लेते हैं हमने जल जो लिया है वो लिया है आपका 100 ml, कितना जल लिया है, 100 ml, और हम चाह रहे हैं कि 100 ml में हम कितनी मात्रा नमक को घोल सकते हैं, हम अधिक से अधिक कितनी मात्रा नमक को घोल सकते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि 100 ml जल में आप पूरा दुनिया का नमक घोल देंगे, नहीं हो सकता है। यानी एक मात्रा फिक्स होगी जहां पे ये नमक घुलना रुक जाएगा। कैसे घुलना रुक जाएगा, जैसे मान के चलिए आपने 1 चम्मच इसमें नमक डाला तो ये घोल देगा, 2 चम्मच डाला तो घोल देगा, 3 चम्मच, 5 चम्मच, 10 चम्मच, 12वें चम्मच में जब आप आएंगे तो ये जो जल में नमक की घोलने की शक्ति होगी वो खत्म हो जाएगी। अब क्या करेगा, ये जितने भी नमक होंगे, जितने भी नमक होंगे यहाँ पे आके सब नीचे आके ठोस अवस्था में जमा होना शुरू हो जाएंगे। यानी इतनी अवस्था में वो क्या हो जाएंगे, जमा होना शुरू हो जाएंगे। यहाँ जो आपको नमक दिख रहा है वो नमक बिलियन के रूप में दिखेगा, और यहाँ जो आपको नमक दिख रहा है वो आपको ठोस अवस्था के रूप में दिखेगा, क्योंकि इसकी घुलने की शक्ति जो है वो अब कम हो चुकी है, वो या खत्म हो चुकी है। यानी हम नमक की कितनी मात्रा इस जल में घोल देंगे उसे ही कहते हैं विलेयता, यानी अधिक से अधिक कितनी मात्रा घोल देंगे, है ना। तो मान के चलिए कि हमने हमारे ये जो 100 ग्राम जल है ये 20 ग्राम नमक को अपने आप में घोल सकता है। तो हम इसकी विलेयता बताएंगे, इसकी विलेयता क्या कहेंगे, विलेयता, विलेयता को हम घुलनशीलता भी कहते हैं, क्या कहते हैं, घुलनशीलता, ठीक है ना। तो विलेयता को हम घुलनशीलता भी कहते हैं। और हम बोलेंगे कि 20 ग्राम नमक जो है, 20 ग्राम नमक 100 ml पानी में घुल सकता है, ये इसकी क्या है, विलेयता है। यानी हमने क्या सीखा कि किसी भी विलयन में विलेय की वह अधिक से अधिक मात्रा, या अधिक से अधिक बोलने का सबसे अच्छा है कि अधिकतम बोल दिया जाए, किसी भी विलेय में विलेय की वह अधिकतम मात्रा जिसमें उस विलयन को घुलना बंद हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं, विलेयता। यानी कहने का मतलब यह है कि विलेयता कुछ नहीं होती है, विलेय की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं, विलेय की अधिकतम मात्रा को कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे हम परिभाषा लिखेंगे, किसी विलयन में, लिखिएगा आप, किसी विलयन में विलेय की
अधिकतम मात्रा को अधिकतम मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विलेयता कहते हैं। विलेयता कहते हैं। यानी किसी भी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं? विलेयता कहते हैं। क्या कहते हैं? विलेयता। क्लियर है यहाँ पे? विलेयता को हम सूचित करते हैं एस से। किसे सूचित करते हैं? एस। हम इसको दिखाएंगे एस से। किसे दिखाएंगे? एस से आप विलेयता को दिखाना शुरू करेंगे। बात समझ में आ रहा है? अब एक बढ़िया चीज आपको मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। नोट में आप उसको लिखेंगे। नोट, सबसे पहला नोट आपको समझना बहुत जरूरी है। नोट नंबर 1 जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है ना। सबसे पहला नोट ये है कि किसी भी विलयन में, ध्यान समझिएगा, किसी भी द्रव में अगर आप ठोस को घोलना चाहते हैं, किसी भी विलयन में अगर आप ठोस को घोलना चाहते हैं तो आपको तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर आप मान लीजिए चीनी है, जैसे यहाँ पे देखिए नमक जो था, नमक ठोस है, ये क्या है? द्रव है। तो हम चाह रहे हैं कि नमक का जो विलेयता है वो 20 ग्राम से बढ़ के 30 ग्राम हो जाए। तो हमको क्या करना होगा? हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधे हम यहाँ पे क्या करेंगे? तापमान बढ़ा देंगे। यानी एक कढ़ाई में रख देंगे नमक को, चीनी को, और वहां पे आंच लगा देंगे। आंच लगाना मतलब जला देंगे, आग जला देंगे। आग जैसे ही जलाएंगे तो क्या होगा? इस विलयन की जो विलेयता है वो 20 ग्राम से बढ़ के मे भी 30 ग्राम हो जाएगी। तापमान बढ़ाने से क्या होता है? किसी भी द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ जाती है। तापमान बढ़ाने से क्या होता है? किसी भी द्रव में ठोस की विलेयता बढ़ जाती है। बात सही है ना? देखिए आप लिखते हैं तापमान बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल समझाऊंगा यहाँ से। अब देखिए आने वाले कुछ दिनों में 14 जनवरी को हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं कि नहीं? तो मकर संक्रांति में आप गए होंगे बाजारों में या अपने घरों में भी, आपको एक चीनी का, गुड़ का एक ऐसे मिठाई टाइप का बनता है, लाई, जिसे हम हमारे देहाती भाषा में उसको हम क्या कहते हैं? लाई कहते हैं, है ना। लाई जो हम लोग बनाते हैं, तो आप जरा ध्यान से समझिएगा लाई बनता कैसे है। लाई को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? एक कढ़ाई हमने ले ली है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है? एक कढ़ाई है। ये हमारा कढ़ाई हो गया। और इस कढ़ाई में हम क्या करते हैं? यहाँ पे हमने क्या लगा दिया? आंच लगा दिया। क्या लगा दिया? आंच। ठीक है, यहाँ पे हमने आंच लगाया, यानी हमने बढ़ाया तापमान। क्या बढ़ाया? तापमान को बढ़ा दिया। अब इसी कढ़ैया में हम लोग पानी ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पानी। और पानी में हम लोग डाल देते हैं गुड़ को। किसको डाल देते हैं? गुड़ को। ये हमारा क्या है? गुड़ है। गुड़ मतलब मीठा। गुड़ माने क्या होता है? मीठा, है ना। मीठा को अगर हम घोलना चाहते हैं, मीठा तो ठोस है, ये क्या है? ठोस है ना। अगर ठोस को घोलना चाहते हैं आप इस द्रव में, इस द्रव, जल क्या है? द्रव है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको तापमान को बढ़ाना पड़ेगा। तापमान नहीं बढ़ाएंगे तो बढ़िया पाग नहीं बनेगा, और पाग बनाने के लिए आपको तापमान बढ़ाना पड़ेगा। तो वही तो बतिया हमने लिखा है कि तापमान बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता क्या होती है? बढ़ जाती है। क्या होती है? बढ़ जाती है। समझ में आया यहाँ पे, है ना। तो ये था नोट नंबर 1, जिसमें हमने ये सीखा कि तापमान बढ़ाने पर ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाएगी। नोट नंबर 2 समझिएगा। नोट नंबर 2 बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। नोट नंबर 2 ये कहता है कि दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। बड़ा ही अच्छा पॉइंट हमने लिखा है आपको कि अगर ध्यान समझिएगा, अगर आप किसी भी द्रव में, मान के चलिए किसी भी द्रव में आप गैस को घोलना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? गैस को विलय करना चाहते हैं, घोलना चाहते हैं, तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? आपको दाब बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन अगर ठोस को द्रव में घोलना चाहते हैं तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? तापमान बढ़ाना पड़ेगा। आइए इसको समझते हैं कैसे। आप सभी लोग, आप और हम सभी लोग जो हैं, हम लोग पेप्सी पीते हैं, कोको कोला पीते हैं ना। तो कोको कोला में क्या होता है? ये हमारा कोल्ड ड्रिंक्स है, सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स
है ना, या इसको हम कह सकते हैं सोडा वाटर। क्या कह सकते हैं? सोडा वाटर। तो सोडा वाटर या कोल्ड ड्रिंक्स में जो भी कंपनियां होती हैं वो करती क्या है? कंपनियां क्या करती हैं, इस सोडा वाटर को पीने मैंने खूब, अगर जितने देखिए इस सोडा वाटर में क्या मिलाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस मिलाती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अब जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके कोल्ड ड्रिंक्स में मिला रहेगा उतना ही आपको पीने में मजा आएगा। यानी मजा कितना आएगा? जितना CO2 मिला रहेगा। अब CO2 इस गैस इस द्रव में घुल नहीं पाता है, तो अब क्या करती है कंपनियां? हाई प्रेशर लगाती है, हाई प्रेशर लगा के, और हाई प्रेशर लगा के इस CO2 को इसमें घोल देती है और ढक्कनवा को बंद कर देती है। ढक्कन बंद हो गया, अब पूरा का पूरा आपका क्या हो गया? कोल्ड ड्रिंक्स एकदम तैयार हो गया। अब हाई प्रेशर में बंद भी करना है तो आपको टेम्परेचर यानी तापमान भी कम करना पड़ेगा, ठंडा रखना पड़ेगा उसको। इसीलिए तो कोल्ड ड्रिंक्स को हम लोग ठंडा रखते हैं। गर्म कोल्ड ड्रिंक्स कोई पी लेगा? नहीं पी पाएगा, क्योंकि उसमें CO2 एकदम भयानक हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, मजा नहीं आएगा। तो मजा तभी आएगा जब कोल्ड ड्रिंक्स क्या रहेगा? ठंडा रहेगा। और ठंडा रहना चाहिए तभी CO2 एकदम बढ़िया से घुलेगा। दाब एकदम ज्यादा बढ़ा दीजिए, तापमान कम कर दीजिए, CO2 बढ़िया से क्या हो जाएगा? घुल जाएगा। जब भी आप कोल्ड ड्रिंक्स को आप ग्लास में ढारते हैं, ग्लास में इसको गिराते हैं, तो आपको बुलबुले दिखते होंगे। ये बुलबुले कौन सी गैस है? ये CO2 गैस है ना। तो दाब बढ़ाने पर अब देखिए गैस CO2 गैस था, गैस को हमें घोलने के लिए इस वाटर में, इस द्रव में हमने क्या किया? दाब को बढ़ा दिया। गर्मी के दिनों में आप ध्यान से देखे होंगे तो बहुत सारे ठेला वगैरह पे लगा के शिकंजी बनाता है सब, नींबू पानी। लेकिन जब नींबू पानी बनाता है तो एकदम ठंडा नींबू पानी बनाने के लिए क्या करता है? वो एक मशीन रखता है, हाई प्रेशर ऐसे मारता है ना। हाई प्रेशर पे जब मारेगा तो उसमें होगा ये कि वो पूरा का पूरा जो पानी है उसमें CO2 पूरा चला जाएगा। अब उसके बाद शिकंजी को उसमें मिला देगा, इससे एकदम बढ़िया बढ़िया ठंडा एकदम पीने में मजा आ जाएगा, है कि नहीं। तो ये है आपका विलेयता। तो विलेयता क्या होता है? किसी भी विलयन में विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलयन की विलेयता कहते हैं। इसे हम इससे सूचित करते हैं। दूसरा नियम हमने क्या पढ़ा कि तापमान बढ़ाने पे ठोस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है। अभी इसका एग्जाम्पल ये हमने समझा। दूसरा, दाब बढ़ाने पर गैस की द्रव में विलेयता बढ़ जाती है, जिसमें हमने कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में समझा। तो हमने अब सीख लिया विलेयता। अब इसी के रूबरू हम लोग समझ लेते हैं कि हेनरी का नियम क्या है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने यहां तक तो बड़ा अच्छा से समझ लिया कि विलेयता क्या है। अब हमारा अगला टॉपिक है हेनरी का नियम। तो हेनरी ने क्या नियम दिया भाई, जरा उसको समझ लेते हैं। विलेयता तो समझ गए, है ना, और घटकों की संख्या के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं ये भी हमने समझ लिया। अब हमारा बच्चा है हेनरी का नियम, जो हम इस टॉपिक में हमारा टारगेट था कि हमें 3 चीजें इसमें पढ़ना था, जिसमें हेनरी का नियम हो गया है। अब हमें पढ़ना है, हेनरी का नियम नहीं हुआ है, हेनरी का नियम पढ़ेंगे तो हमारा इस क्लास की पूरा का पूरा टारगेट खत्म हो जाएगा। और अगले वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है, तो बिल्कुल आप लोग लास्ट तक देखिए और मेरे साथ साथ आप लोग नोट्स वगैरह बनाते रहेंगे ताकि आपका बढ़िया प्रिपरेशन हो जाएगा, आप अधिक से अधिक मार्क्स एग्जाम में ला सकेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, समझते हैं। हेडिंग लगाएंगे आप लोग मेरे साथ, हेनरी का नियम। ये हेनरी ने क्या नियम दिया है भाई, क्या नियम दिया है इसने? हेनरी का नियम, हेनरी का नियम जिसको हम कहते हैं हेनरी लॉ। हेनरी लॉ, सब लोग हेडिंग लगाएंगे भाई साहब, हेनरी का नियम। हेनरी ने क्या नियम दिया है ना, समझेंगे ध्यान से। हेनरी ने बोला कि किसी भी गैस का दाब उसके द्रव की विलेयता के समानुपाती होती है। बस इतने बात बोल के हेनरी मर गया। किसी भी गैस का दाब, दाब मतलब प्रेशर को दिखाते हैं P से। किसी भी गैस का दाब उसके विलेयता के, द्रव में विलेयता के समानुपाती होती है। आइए इसको लिख देते हैं, पहले नियम समझते हैं। इस नियम के अनुसार किसी भी गैस का दाब, किसी भी गैस का दाब
दाब को हम दिखाते हैं किससे, पी से। पी माने प्रेशर। किसी भी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के समानुपाती होता है। उसके द्रव में विलेयता के समानुपाती होता है। उसके द्रव में विलेयता के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है, ठीक है ना। हेनरी ने यही नियम दिया। उसने ये बोला कि इस नियम के अनुसार किसी भी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के समानुपाती होता है। तो हेनरी बोल के मर गया, है ना, यही बोल के मर गया बेचारा, है कि नहीं। अब आइए थोड़ा इसको हम समझते हैं बढ़िया से। हमने ये देखा कि हेनरी के अनुसार, हेनरी ने बोला कि जो दाब होगा, दाब को हम कहते हैं भाई साहब प्रेशर। क्या कहते हैं, प्रेशर। यानी किसी भी गैस का दाब, प्रेशर ऑफ ए गैस, वो सीधा समानुपाती है। किसके समानुपाती है, सीधा समानुपाती है विलेयता के। किसके समानुपाती है, द्रव में विलेयता के। द्रव में विलेयता को भी हमने आपको बताया था कि उसको हम लिखते हैं सोलुबिलिटी। क्या कहते हैं, सोलुबिलिटी। यही हेनरी ने नियम दिया और उसने बोला कि किसी भी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के सीधा समानुपाती होता है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर को दिखाते हैं P से और सीधा समानुपाती है किससे, S से। सीधा समानुपाती है S से, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान से समझेंगे, है ना, एक बात ध्यान से समझेंगे। अगर किसी के सोलुबिलिटी को हमको मापना है तो हमारे पास मापने का तरीका है मोल प्रभाज। क्या नापेंगे उसको, मोल प्रभाज से। हम इसको नापते हैं मोल प्रभाज। अभी मोल प्रभाज क्या है, मोल प्रभाज को हम कहते हैं मोल अंश। क्या कहते हैं, मोल अंश। इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन। ठीक है। तो हेनरी ने जो बोला कि किसी भी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के सीधा समानुपाती है, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S, है ना। अब जो सोलुबिलिटी हम अगर अच्छा से आपको पता करना है तो आपको मोल प्रभाज, यानी ये इसके बराबर होता है मोल प्रभाज, है ना। और मोल प्रभाज को हम दिखाते हैं X से। किसे दिखाते हैं, X से। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसने बताया P जो है यानी प्रेशर, दाब जो है वो सीधा समानुपाती है मोल प्रभाज। किसके समानुपाती है, मोल प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन के। बताएंगे अभी मोल प्रभाज क्या होता है ना। तो यानी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि दाब को दिखाते हैं P से, सीधा समानुपाती है X, और मोल प्रभाज किसका, गैस का। किसका, गैस का, ठीक है ना। किसका मोल प्रभाज हो जाएगा, गैस का। जब आप इस प्रोपोर्शनलिटी यानी ये जो साइन आपको दिख रहा है सीधा समानुपाती का साइन को जब आप हटाते हैं तो एक आपको आता है कांस्टेंट जिसका नाम है KH। क्या नाम है, KH, और बराबर X इंटू गैस। तो ये नियम दिया उसने, किसने, हेनरी ने। और इस जहां पे हम ये कह सकते हैं, जहां P तो प्रेशर है, P क्या है, प्रेशर, और KH जो है उसको कहते हैं हेनरी कांस्टेंट या हेनरी स्थिरांक। हिंदी में क्या कहेंगे, हेनरी स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेनरी कांस्टेंट। और जो X गैस है, ये X गैस, यह है गैस का मोल प्रभाज, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। हेनरी के नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी भी गैस का दाब उसके द्रव में विलेयता के सीधा समानुपाती होती है। यानी गैस का जो दाब होगा द्रव में विलेयता के सीधा समानुपाती होगा, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू S। या अगर S को अगर पता करना है तो हमको क्या जरूरी जानना होगा, मोल प्रभाज। ये इससे सीधा रिलेटेड है, संबंधित है। तो हम यहाँ पे दिखाएंगे दाब जो होगा मोल प्रभाज के सीधा समानुपाती होगा, प्रेशर सीधा समानुपाती होगा मोल ऑफ गैस के। जब इस वाले चिन्ह को हटाते हैं जिसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी, तो वो जब हटता है तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, समानुपाती स्थिरांक आता है, जिसको हम कहते हैं KH, और KH का मान होता है हेनरी स्थिरांक या हेनरी कांस्टेंट। और X गैस को हम कहते हैं गैस का मोल प्रभाज।
तो ये नियम दिया था हेनरी ने, है ना। इस नियम को हेनरी ने दिया था, और इस नियम को और थोड़ा बढ़िया से पढ़ते हैं। इतना आप लोग पहले नोट कीजिए, फिर आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब समझिएगा ध्यान से। तो अभी हमने सीखा हेनरी का नियम। हेनरी का नियम में हेनरी ने क्या बताया कि जो दाब होगा, गैस का जो दाब होगा, गैस का दाब, देखिए ध्यान से, जो दाब होगा, दाब जिसको हम कहते हैं प्रेशर, क्या कहते हैं, प्रेशर, वो सीधा समानुपाती होगा विलेयता के। किसके समानुपाती होगा, विलेयता, जिसको हम कहते हैं एस, क्या कहते हैं, एस। यानी पी जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा एस के, है ना। और हमने अभी आपको बताया कि पी जो होगा वो सीधा समानुपाती होगा एक्स के। एक्स को क्या कहते हैं, मोल प्रभाज, क्या कहते हैं इसको, मोल प्रभाज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। जब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है बराबर, और एक कांस्टेंट आएगा के एच इंटू एक्स, और एक्स हमारा क्या है, गैस। यानी जो मोल प्रभाज हम निकालेंगे, किसका निकालेंगे, गैस का। तो यहां से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है P बराबर के एच इंटू एक्स गैस, ठीक है। इतना समझ में आया। तो अगर आपसे पूछेगा हेनरी के नियम को लिखिए, तो आप ये ऐसे ही लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे हमने वो बताया कि इस नियम के अनुसार गैस का दाब द्रव में विलेयता के सीधा समानुपाती होता है, फिर उसको हम ऐसे ड्राइव कर देंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, बहुत ही ध्यान से। अभी जब भी आपको मोल प्रभाज आपसे कोई पूछेगा ना, मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, जिसको हम कहते हैं मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन आखिर निकालते कैसे हैं। जैसे मान के चलिए एक विलेय है, क्या है, एक विलेय है। विलेय को हमने मान लिया ए, क्या मान लिया, ए। एक विलायक है, क्या है, विलायक, और विलायक को हमने मान लिया बी। जब ये दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, बिलियन, क्या बनेगा, बिलियन, ठीक है। सही है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताइए, विलेय का जो बात करें हम, विलेय के बारे में ध्यान से, एकदम बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। विलेय का अगर हम बात करें तो इसका कुछ ना कुछ अणु भार होगा, अणु भार, ठीक है। उस अणु भार को हम मान लेते हैं एम, कैपिटल एम मान लेते हैं। कुछ ना कुछ अणु भार होगा ना, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल एम। तो ये वाला क्या हो जाएगा, कैपिटल बी। इसका कुछ ना कुछ भार होगा, वजन होगा, वेट होगा, उसको हम मान लेते हैं डब्ल्यू ए और डब्ल्यू बी। और इसका आप मोल निकालेंगे जब मोल, तो मोल का फॉर्मूला होता है भार बट्टा अणु भार, भार बट्टा अणु भार, ये आपका मोल का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। अब देखिए भार, भार कितना दिया है, भार दिया है डब्ल्यू ए, तो यहाँ लिखेंगे डब्ल्यू ए। अणु भार कितना दिया है, ए का, तो दिया है एम ए, एम ए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसका मोल बी का इसको हम एन ए से दिखाएंगे, मोल को हम एन से दिखाते हैं, तो एन ए हो गया। एन बी का मान निकालिए आप, एन बी, तो क्या होता है भार, भार कितना है, डब्ल्यू बी बट्टा 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 के बाद अणु भार, अणु भार कितना है, एम बी, ठीक है। तो हमने क्या किया कि विलेय का जो मोल कितना है वो निकाल दिया, और विलायक का जो मोल कितना है वो निकाल दिया, ठीक है ना। अब हम चाहते हैं यहाँ पे कि एक्स ए निकाले, क्या निकाले, एक्स ए। तो जिसका भी आपको मोल प्रभाज निकालना है, एक्स ए का मतलब क्या आता है, ए का मोल प्रभाज, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना है उसके मोल को ऊपर बट्टा टोटल मोल, तो उसके इसके मोल को ऊपर एन ए ऊपर हो गया बट्टा एन ए प्लस एन बी। कोई दिक्कत है यहां तक। अब बताइए एक्स ए बराबर एन ए का मान भी आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं, एन बी का मान आप चाहे तो यहां से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम कैसे लिखेंगे, देख लीजिए, डब्ल्यू ए बट्टा एम ए प्लस एन ए का मान रखिए यहाँ पे, एन ए का मान, तो डब्ल्यू ए बट्टा एम ए प्लस एन बी, देखिए एन बी का मान कितना है, एन बी का मान डब्ल्यू बी बट्टा एन बी, डब्ल्यू बी बटा एम बी। कोई दिक्कत है यहाँ तक। आपको बस इसको ज्यादा फोकस करना है, ये वाला, ठीक है। अच्छा, अगर एक्स बी निकालने की बात आए तो निकाल सकते हैं कि नहीं, एक्स बी, तो एक्स बी यानी एक्स बी का मोल ऊपर, तो एक्स बी का मोल कितना है, एन बी बटा टोटल मोल एन ए प्लस एन बी, ठीक है। एक्स बी का फॉर्मूला और भी लिख सकते हैं आप चाहे तो,
एन बी का मान कितना है, एन बी का मान है डब्ल्यू बी प्लस एम बी बटा डब्ल्यू बी प्लस देखिए यहाँ पे देखिए एन ए का मान कितना है डब्ल्यू ए प्लस एम ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस एम बी। तो ये समझ में आया आपको। यहाँ पे आपको बस इस पर ध्यान देना है, जिसका भी मोल निकालना है आपको, मोल प्रभाज निकालना है, उसके मोल को ऊपर रखेंगे बटे नीचे टोटल मोल। अगर आप चाहे तो इस फार्मूला को और आगे भी बढ़ा सकते हैं, देखिए जैसे हमने यहाँ पे बढ़ा है, इतना जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है ना। खैर इतना आपको अगर समझ में आ गया होगा तो पहले आप इतना का स्क्रीनशॉट लीजिए, है ना। देखिए ध्यान से, यहाँ पे हमने अणुभार को दिखाया एम ए से और इसके अणुभार को दिखाया एम बी से, विलायक के अणुभार को दिखाया एम बी से, भार को दिखाया डब्ल्यू ए से और इसके भार को दिखाया डब्ल्यू बी से। अब मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एन ए बराबर डब्ल्यू और भार बटे अणुभार। तो इसका भार कितना है डब्ल्यू ए और अणुभार कितना है एम ए। एन बी तो इसका भार कितना है डब्ल्यू बी और डब्ल्यू बी इसका भार है और अणुभार कितना है एम बी। अब एक से निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जिसका मोल प्रभाज आपको निकालना है ए का, उसके मोल को ऊपर और बाकी टोटल मोल, तो एन ए प्लस एन बी। एक्स बी इसके मोल को रखेंगे ऊपर, बी है तो बी को ऊपर और बाकी एन ए प्लस एन बी। अब एन ए का मान आप यहां से लिख सकते हैं देख के, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, बस आपको इतना ही जानना था, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, मोल प्रभाज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, है ना। देखिए मोल प्रभाज हम लोग समझ गए। अब आपको एक बात समझने की बहुत ही खास जरूरी है, ध्यान से देखेंगे एकदम, देखिए समझिएगा ध्यान से। P का जो फॉर्मूला आया है, P बराबर KH इंटू एक्स गैस, यही फॉर्मूला है P का, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब एक बात बताइए, ध्यान समझिएगा, मान लीजिए कोई भी बिलियन होगा, ऐसे एक बिलियन हम ले लेते हैं, ये हमारा बिलियन हो गया, ये हमारा बिलियन है, ठीक है ना। इस बिलियन में हम ध्यान से देखेंगे अगर, तो इसमें तो एक गैस होगा और एक क्या होगा, गैस को हम कहेंगे बिले, क्या कहेंगे बिले, गैस हमारा बिले होगा। और हम द्रव में घोलना चाहते हैं क्योंकि हेनरी का नियम गैस और द्रव के लिए काम करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो गैस होगा उसको घोलना है और जिसको घोलते हैं वो विलेय होता है और जिसमें घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, विलायक, क्या हो जाएगा विलायक। विलेय को हम कहते हैं सोल्यूट, क्या कहते हैं, विलेय को हम कहते हैं सोल्यूट, सोल्यूट। और विलायक को क्या कहते हैं, सॉल्वेंट, क्या कहते हैं इसको, सॉल्वेंट। और ये हमारा सॉल्वेंट जो होगा द्रव, मान लीजिए हम द्रव में घोलना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अब जरा ध्यान से आप समझिएगा इस बात को। P बराबर हमारा फॉर्मूला हो गया, P बराबर KH इंटू मोल प्रभाज ऑफ X, है ना। P बराबर, ध्यान समझेंगे, P बराबर KH इंटू, देखिए यहाँ पे हम इसके मोल प्रभाज को निकालना चाहते हैं, तो हम जानते हैं मोल प्रभाज निकालने का तरीका क्या होता है। X ये निकाल रहे थे हम लोग, तो क्या करते थे, ये इसके मोल को ऊपर अब बटा टोटल मोल, बटा टोटल मोल। तो ये हमारा गैस है, तो गैस के मोल को ऊपर एक्स गैस बट मोल, तो मोल को एन से दिखाते हैं ना, एन गैस बटा एन गैस प्लस एन द्रव या लिक्विड, देख सकते हैं। अच्छा आपका माने तो ऐसे लिख दीजिए इसको, P बराबर KH इंटू एन, जो गैस है वो हमारा क्या है, विलेय है, क्या है विलेय है। तो हम लिख सकते हैं विलेय का मोल बटा एन विलेय, यानी विलेय का मोल प्लस एन, यहाँ पे जो द्रव हमारा क्या है विलायक है, तो इसका विलायक का मोल। तो आपको जब वहां पे बोर्ड के एग्जाम में कॉपी को ज्यादा लिखना होगा तो इन सारे चीजों का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें का प्रयोग करेंगे जिससे आपका फॉर्मूला एकदम रेडीमेड फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। आप तीनों तरीका से इसको लिख सकते हैं। ये आपका क्या कहलाता है, हेनरी का नियम। कोई दिक्कत इसमें हेनरी के नियम में, तो हमने हेनरी का नियम पढ़ा कि हेनरी ने ये बोला कि इस नियम के अनुसार गैसों का दाब जो होता है उस द्रव में विलेयता के क्या होती है, सीधा समानुपाती होती है। तो P जो होगा सीधा समानुपाती होगा S के, जो P जो होगा सीधा समानुपाती होगा उसके मोल प्रभाज के भी,
गैसों के मोल प्रभाज के भी। जब इस वाले चिन्ह को हटाते हैं तो आता है एक कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं हेनरी स्थिरांक इनटू जो मोल प्रभाज लेंगे गैस का। फिर इसी फॉर्मूला को और थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, क्योंकि हम जानते हैं मोल प्रभाज निकालने का तरीका क्या होता है कि उसकी मोल बटा सभी का टोटल मोल। तो देखिए गैस का मोल बटा गैस प्लस द्रव का टोटल मोल, विलय का मोल बटा विलय और विलायक के टोटल मोल। तो ये आपका पूरा का पूरा हेनरी का नियम हमने आपको समझाया। उम्मीद है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आया होगा। अगर आपसे यहाँ पे कुछ और पूछ दिया जाए कि जहां आपसे अगर मैं बोलूं कि KH क्या है, तो आप क्या बोलेंगे? KH, तो KH है हेनरी स्थिरांक। क्या है? हेनरी स्थिरांक। अगर आपसे कोई पूछे कि X गैस क्या है भाई, X गैस, तो आप बोलेंगे गैस का मोल प्रभाज। क्या बोलेंगे? गैस का मोल प्रभाज या मोल अंश, गैस का मोल प्रभाज या मोल अंश। अगर आपसे कोई पूछे P क्या है, तो P क्या है? दाब है। P क्या है? दाब है। बात समझ में आ रहा है? अगर आपसे कोई पूछता है N विलय क्या है, तो विलय का मोल है। N विलायक क्या है, तो विलायक का मोल है। तो जैसे जैसे आपको सवाल दिया जाएगा उस तरीका से हम इसको बनाएंगे अपने क्वेश्चन को। हम लोग क्वेश्चन भी इसका देखेंगे अगले वाली क्लास में। अभी के लिए इतना आप नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं।